हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद गौरव में। और आज हम लेकर आए हैं एक बार फिर से बहुत ही जीके जीएस की बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला, जिसमें आपको मिलेंगे आज तो 50 नहीं 25 प्रश्न ही मिलेंगे आपको, क्योंकि समय का थोड़ा सा अभाव है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो चलिए देखते हैं। थोड़ा डूबूंगा मगर मैं फिर तैर जाऊँगा। क्या? थोड़ा डूबूंगा मगर मैं फिर तैर आऊँगा, ऐ ज़िंदगी तू देख मैं फिर जीत जाऊँगा। जी बिल्कुल, जीत जरूर होगी। यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी पैट के लिए आज 25 प्रश्नों की श्रृंखला, और शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। और तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और दोस्तों तक शेयर ज़रूर करिएगा। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो है मैच करना है इसमें। तो इसमें पहला विकल्प दिया गया है बाबरनामा, बाबर ने, बिल्कुल सही हो जाएगा। शाहजहांनामा, मोहम्मद ताहिर, इनका पूरा नाम था मोहम्मद ताहिर इनायत खान। क्या था? मोहम्मद ताहिर इनायत खान। कहीं कहीं पर लिखा हुआ आपको मिल जाएगा, तो आप फिर इससे कंफ्यूज नहीं होंगे। तो शाहजहांनामा किसने लिखा है? मोहम्मद ताहिर इनायत खान। तीसरा विकल्प दिया है हुमायूंनामा, हुमायूं। और चौथा विकल्प है तुजू के जहांगीरी। तो ये किसने लिखा है? जहांगीर ने। तो बाबरनामा बाबर ने लिखा है, शाहजहांनामा मोहम्मद ताहिर इनायत खान ने लिखा है, और तुजू के जहांगीरी जहांगीर ने लिखा है। तो हम लोगों से पूछा क्या गया है कि सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? सी वाला सुमेलित नहीं है, क्योंकि हुमायूंनामा जो लिखा है वो लिखा है हुमायूं की बहन। किसने? हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम। कौन? गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम ने लिखा है। अकबर ने आग्रह किया था गुलबदन बेगम से हुमायूंनामा लिखने के लिए। तो ये हुमायूंनामा किसके द्वारा लिखा गया? गुलबदन बेगम के द्वारा। चलिए तो देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि वास्को डी गामा का मकबरा या दफन स्थान भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? पहले देखिए, वास्को डी गामा भारत कब आया? वास्को डी गामा ये पुर्तगाली था। कौन था? पुर्तगाली। हालांकि कहते हैं कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने की थी, ये कहना सही नहीं होगा। भारत बहुत पहले से है। समुद्री मार्ग की खोज की थी। किस चीज़ की? समुद्री मार्ग की। तो समुद्री मार्ग की खोज की थी, पुर्तगाल से आया था ये, और समुद्री मार्ग की खोज की थी। आया कब था? डेट आपको बताते हैं। डेट है 20 मई 1498। 20 मई 1498 को वास्को डी गामा कालीकट बंदरगाह, ये कालीकट बंदरगाह कहाँ पर है? ये कालीकट बंदरगाह पड़ेगा केरल में। कहाँ पर? केरल में पड़ेगा कालीकट बंदरगाह, यहाँ पर आया था वास्को डी गामा। तो ये समुद्री मार्ग की खोज की थी। तो इसमें आंसर देख लेते हैं, विकल्प देख लेते हैं। पहला है दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल, कोई सवाल ही नहीं उठता है। चित्तौड़गढ़ राजस्थान में पड़ेगा। कोच्चि केरल। कोयम्बटूर तमिलनाडु। तो इसमें जो सही विकल्प हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा कोच्चि केरल। यहाँ पर वास्को डी गामा का मकबरा दफन स्थान मौजूद है। ठीक है, लेकिन एक जानकारी आपको और देते हैं। बात हो रही 1498 की। तो 1498 की जब बात हो रही, 1498 वास्को डी गामा भारत आया था, तब भारत पर किसका शासन था? तब शासन कौन कर रहा था? तब शासन कर रहा था लोदी वंश का। लोदी वंश का शासक था सिकंदर लोदी। ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है कि सिकंदर लोदी जो था, सिकंदर लोदी के समय पर वास्को डी गामा भारत आया था। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि दक्षिण भारत के किस राज्य में, दक्षिण भारत की बात हो रही है, कहाँ? साउथ इंडिया की। किस भाग में भारत के किस राज्य में वर्ष 1741 में कोलाचेल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था? कौन सी लड़ाई में? कोलाचेल की लड़ाई में। तो कोलाचेल की बात हो रही है, तो कोलाचेल की बात होगी तो हम लोग चलेंगे कहाँ? केरल की तरफ। केरल में एक स्थान पड़ता था, कौन सा? त्रावणकोर। त्रावणकोर स्थान पड़ता था। त्रावणकोर जो था वहाँ का राजा था, शासक था वहाँ का मार्तंड वर्मा। तो मार्तंड वर्मा और पुर्तगालियों के बीच, डचों के बीच में जो युद्ध हुआ था, जो लड़ाई हुई थी, उसमें मार्तंड वर्मा की जो है उसमें जीत हुई थी, और इन्होंने डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त कर दिया था। क्या कर दिया था? परास्त कर दिया था। तो राजा कौन था? कौन राजा था? मार्तंड वर्मा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि
बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को प्रतिवर्ष डैश डैश का भुगतान करने के लिए सहमत हुई थी। तो आपको बताते हैं बक्सर का युद्ध, ये बड़ा ही निर्णायक युद्ध था। जब ब्रिटिश जब हमारे भारत में आए थे तो उन्होंने जो सत्ता अपनी स्थापित की है वो इसी युद्ध के बाद मानी जाती है। हालांकि मानी जाती है प्लासी के युद्ध के बाद। कौन से युद्ध के बाद? प्लासी के युद्ध के बाद, जो कि 1757 में हुआ था। तो वो रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था। और उस जीत के बाद में, प्लासी की जीत के बाद में, ये ब्रिटिश हुकूमत जो थी उसने अपने पैर जमा लिए थे, मतलब जड़ें गाड़ दी थी भारत में शासन करने की। तो इसमें सवाल, जब इसमें प्रश्न उठा है बक्सर के युद्ध का, तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में। ये किसके बीच में लड़ा गया था? ये 1764 में जो बक्सर का युद्ध लड़ा गया था, ये बंगाल के नवाब, देखिए लिखने में प्रॉब्लम होगी, ये मैंने आपको कल ही बताया था, तो आप नोट कर लीजिएगा। बंगाल के नवाब मीर कासिम और अवध के नवाब, कहाँ के? अवध के नवाब शुजाउद्दौला। कौन था? अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय। कौन? मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय। ठीक है, मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय। तो कौन कौन था इसमें? बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय की पूरी एक संयुक्त सेना थी। ठीक है ना? तो उनके बीच में युद्ध हुआ था। किसके साथ हुआ था? सेनापति जो था अंग्रेजों का, वो कौन था भाई? जो ब्रिटिश सेना का सेनापति उस समय था, जो इन लोगों के साथ युद्ध कर रहा था, उसका नाम क्या था? आ जाता है कभी कभी कि बक्सर के युद्ध में ब्रिटिश सेना की तरफ से जो सेनापति था वो कौन था? हेक्टर मुनरो। कौन था? हेक्टर मुनरो। ये हेक्टर मुनरो नाम आप याद रखिएगा, ये कभी कभी पूछ दिया जाता है। तो इसके बाद में क्या हुआ था? इसके बाद में अंग्रेज़ों की जीत हुई थी। क्या हुई थी? जीत हो गई थी। लेकिन उसके बाद में 1764 में युद्ध समाप्त हुआ। फिर 1765 में इलाहाबाद की संधि की गई। कौन सी? इलाहाबाद की संधि की गई। इलाहाबाद की संधि की गई। ठीक है, तब उसमें क्या हुआ था कि अंग्रेज़ों ने प्रतिवर्ष 26 लाख रुपए देने के लिए कहा था। किसको? मुग़ल सम्राट को। किसको? मुग़ल सम्राट को। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर बनता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से संत शिवाजी के समकालीन कौन था? शिवाजी के समकालीन की बात आई है। तो पहला विकल्प है तुकाराम, दूसरा है चैतन्य, तीसरा है नामदेव और चौथा है शंकराचार्य। अब शिवाजी के समकालीन की बात हो रही है, तो शिवाजी के समकालीन जो संत थे वो थे तुकाराम। कौन थे? ए विकल्प हमारा सही हो जाएगा। तुकाराम जो थे वो शिवाजी के समकालीन थे। कल हमने आपको मत बताए थे, जब शंकराचार्य का प्रश्न आया था तो हमने आपको मत बताए थे कि शंकराचार्य का कौन सा मत था? कौन सा मत था इनका? अद्वैतवाद का। कौन सा? अद्वैतवाद का। ठीक है। और अगर नामदेव की बात करें तो नामदेव का कौन सा मत था? नामदेव का मत था निर्गुण मत। कौन सा? निर्गुण मत। ठीक है। चैतन्य महाप्रभु का कौन सा मत था? इनका मत था वैष्णव मत। वैष्णव। ये यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। सबके अलग अलग मत पूछ देता है। तुकाराम का जो मत था वो वारकरी मत था। ठीक है, वारकरी मत। तो इस वाले प्रश्न में सही जवाब कौन सा हो जाएगा आपका? संत शिवाजी के समकालीन कौन थे? कौन संत थे? तुकाराम जो थे वो शिवाजी के समकालीन थे और इनका मत कौन सा था? वारकरी। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हम लोगों से कह रहा है कि टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? कभी कभी वाडियार वंश भी पूछ लेता है। वाडियार वंश का एक शासन रहा है। कहाँ पर रहा है? मैसूर में। मैसूर कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। ठीक है, कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। और कर्नाटक के मैसूर में ही जो शासन था वो वाडियार वंश का था। वाडियार वंश से संबंधित कौन है इसमें? टीपू सुल्तान। इनके बारे में तो पूछा गया ना। तो टीपू सुल्तान जो था, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? मैसूर का शासक था। कहाँ का? मैसूर का शासक था। अच्छा, टीपू सुल्तान की मृत्यु कैसे हुई थी? टीपू सुल्तान की मृत्यु जो हुई थी, युद्ध करते करते हुई थी। युद्ध करते करते। एक प्रश्न कभी कभी पूछ देता है, युद्ध करते करते किस शासक की मृत्यु हुई थी? युद्ध करते करते दो लोगों की मृत्यु हुई थी। एक मृत्यु हुई थी इब्राहिम लोदी की, पानीपत के युद्ध में बाबर के साथ। किसकी? इब्राहिम लोदी की। माफ़ करिएगा,
इब्राहिम लोदी के बाद में, थोड़ा सा समय लग रहा है, इब्राहिम लोदी के बाद में अगर कोई दूसरा था तो वो था टीपू सुल्तान। श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई चल रही थी जिसे आंग्ल मैसूर युद्ध भी बोला गया था, आंग्ल मैसूर युद्ध, ठीक है। 1799 की ये बात है, तब टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी युद्ध करते करते। आंसर इसमें हो जाएगा मैसूर, मैसूर का शासक था टीपू सुल्तान। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किस लड़ाई ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था? अभी मैंने आपको पिछले प्रश्न में ही बताया था कि बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश सेनापति रॉबर्ट क्लाइव, कौन? रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। तो रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला, इन लोगों के मध्य में कौन सी लड़ाई हुई थी? तो 1757 की प्लासी की लड़ाई, ठीक है। बड़ी ही निर्णायक लड़ाई थी। इसके बाद में ब्रिटिश सत्ता ने पैर जमा लिए थे भारत में, और उसके बाद में धीरे धीरे उनका वर्चस्व संपूर्ण भारत पर हो चुका था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हम लोगों से कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दूसरा प्रांत था जिसने सहायक संधि को स्वीकार कर लिया था? तो सहायक संधि की बात आई है तो लॉर्ड वेलेजली की बात आएगी। किसकी? लॉर्ड वेलेजली, ठीक है। लॉर्ड वेलेजली कभी भी पूछ देता है, ठीक है। तो इसमें अवध है, मैसूर है, पूना है, तंजौर है। तो सबसे पहले किसने सहायक संधि को स्वीकार किया था? किसने किया था? हैदराबाद के निजाम ने। किसने? हैदराबाद के निजाम ने सबसे पहले सहायक संधि को स्वीकार किया था। अब दूसरे नंबर पे कौन है? दूसरे नंबर पे आपका आ जाएगा मैसूर, ठीक है। मैसूर प्रांत ऐसा था जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया था। ये दूसरा प्रांत था। पहला कौन सा था? हैदराबाद, ठीक है। हैदराबाद के निजाम ने सहायक संधि को स्वीकार किया था सबसे पहले। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारत में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? जनगणना, देखिए पहली जनगणना किसके समय पर हुई थी? कभी कभी ये भी क्वेश्चन आ जाता है। तो कौन था? लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो के समय पर पहली जनगणना हुई थी। कब हुई थी? 1872 में, ठीक है। 1872 में पहली जनगणना हुई थी लॉर्ड मेयो के समय पर। लेकिन ये जो थी एक नियमित जनगणना नहीं थी, ठीक है ना। इसमें एक रैंडम आंकड़ा लिया गया था। उसके बाद में जो एक नियमित जनगणना की बात आएगी, किसकी? ऐसे भी क्वेश्चन आएगा कि नियमित जनगणना, पहली नियमित जनगणना कब हुई थी? तो पहली नियमित जनगणना की जब बात आएगी तो हम लोगों को समय याद करना होगा लॉर्ड रिपन का। किसका? लॉर्ड रिपन का। रिपन जो कि भारतीयों के हित में काम करता था। लॉर्ड रिपन के समय में जो जनगणना हुई थी 1881 में, ठीक है। 1881 में जो जनगणना हुई थी वो नियमित जनगणना हुई थी। और पहली जनगणना की बात की जा रही है तो 1872 हम लोगों का सही जवाब हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर नियमित लिखा होता तो हम लोगों का आंसर कौन सा सही हो जाता? सी वाला सही हो जाता, ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हम लोगों से क्या कहेगा? चलिए देखते हैं क्या कहेगा। बाल विवाह अवरोध नियम, ठीक है। बाल विवाह, पहले तो बाल विवाह प्रथा चलती थी अपने देश में। अपने देश में बहुत सारी कुप्रथा थी। बाल विवाह प्रथा थी, सती प्रथा थी। तो बाल विवाह अवरोध नियम 1929 को निम्नलिखित किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो ये बहुत ही प्रसिद्ध प्रश्न है, काफ़ी ज़्यादा बार पूछा गया है और इसीलिए हमने इसको यहाँ पर जगह दी अपनी इस सीरीज़ में। तो पहला विकल्प है शारदा अधिनियम, दूसरा है विजय लक्ष्मी पंडित अधिनियम, तीसरा है नायडू अधिनियम, चौथा है नानावटी अधिनियम। तो देखिए हम आपको बता दें कि पहले जो नियम था वो 14 साल लड़की के लिए, ठीक है, और 18 साल लड़के के लिए, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में धीरे धीरे इनमें संशोधन होते रहे। उसके बाद क्या हुआ? 18 साल लड़की के लिए, 18 साल लड़की के लिए, ठीक है, फीमेल, और 21 वर्ष जो है वो मेल लड़के के लिए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि 1929 में एक अजमेर के रहने वाले थे, शिक्षाविद थे, डॉक्टर, उनका नाम था डॉक्टर हरविलास सारदा। हरविलास सारदा ही नाम था उनका। डॉक्टर हरविलास सारदा थे, शिक्षाविद थे। तो उनके प्रयासों से ये अधिनियम पारित किया गया था। उसको क्या कहा गया था? सारदा अधिनियम, क्योंकि उनका नाम क्या था? डॉक्टर हरविलास सारदा। तो आप याद रखिएगा इस प्रश्न को जरूर, सारदा अधिनियम, ठीक है, या बाल विवाह अवरोध नियम 1929, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि भूदान ग्रामदान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? ए विनोबा भावे, बी एम के गांधी मतलब मोहनदास करमचंद गांधी, सी जयप्रकाश नारायण,
और डी है आचार्य कृपलानी। ये भूदान आंदोलन की अगर हम बात करते हैं तो भूदान आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था, इसमें क्या होता था कि स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था ये, ठीक है। तो इस आंदोलन के माध्यम से एक जैसे ये था कि मतलब समाज के सभी वर्गों के हितों की रक्षा की जाती थी। किसमें? समाज के सभी वर्गों के हितों की रक्षा की जाती थी। तो ये भूदान आंदोलन की शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी सन 1951 में, ठीक है। सन 1951 में भूदान आंदोलन की शुरुआत हुई थी। 51 था या 41 था? तो चलिए ये भूदान आंदोलन, ठीक है मैं बताऊंगा आपको, शायद 1951 या 41 समथिंग, 1941 रहेगा यहाँ पर, मेरे हिसाब से 1941 रहेगा। भूदान आंदोलन मैं बता दूंगा आपको लास्ट तक या नेक्स्ट वीडियो में। तो जो भूदान आंदोलन की बात आ रही है तो 1941 में कौन थे? विनोबा भावे। किसके द्वारा शुरू किया गया था ये? विनोबा भावे के द्वारा, ठीक है। तो आंसर आपका सही हो जाएगा ए वाला। ए वाला आंसर जो है आपका विनोबा भावे बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, पहले से ही डैश डैश लगा हुआ है, तो अगला प्रश्न है कि डैश डैश की रानी अवंतीबाई लोधी। अवंतीबाई लोधी के नाम सुन के आप समझ गए होंगे क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ने अंग्रेजों के खिलाफ 4000 की सेना खड़ी की और नेतृत्व किया, जिन्होंने उनके राज्य के प्रशासन को अधिकार में ले लिया था। एक बार फिर से देखते हैं, थोड़ा सा छिप गया, आपको समझ में नहीं आया होगा। तो ये जो है कि रानी अवंतीबाई लोधी ने अंग्रेजों के खिलाफ 4000 की सेना खड़ी की और नेतृत्व किया, जिन्होंने उसके राज्य के प्रशासन को अधिकार में ले लिया था। विकल्प ए है झांसी, बी है फैजाबाद, सी है रामगढ़ और डी है मंडला। तो इनका क्षेत्र जो है ये 1857 की क्रांति से संबंधित भी थी, तो इनका जो क्षेत्र हो जाएगा वो इनका इनके बारे में और आपको बता दें, ये शहीद वीरांगना थी। क्या थी? शहीद वीरांगना थी अवंतीबाई लोधी, ठीक है। तो 1857 की क्रांति से संबंधित थी। इनका क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? रामगढ़। तो आपको ये जो 11 नंबर क्वेश्चन था, भूदान आंदोलन वाला जो ये क्वेश्चन था, इसमें आपका सही आंसर तो हमने बता ही दिया था, विनोबा भावे। तो ये भूदान आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1951 ही सही जवाब आपका होगा, जो मैंने आपको सबसे पहले बताया। थोड़ा सा कन्फ्यूज़न कभी कभी हो जाता है, माफ़ करिएगा उसके लिए। तो प्रश्न देखते हैं, ये वाला तो हो ही गया, इसमें रामगढ़ सही जवाब हो जाएगा। 13वां प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न कौन सा? 13। आज हमने कम प्रश्न लिए हैं, तो इसलिए अब देखिए संविधान में हम लोगों की एंट्री हो चुकी है। आज हमने 25 प्रश्नों की श्रृंखला रखी है, थोड़ा सा समय का अभाव है इस वजह से। तो प्रश्न कह रहा है कि भारत के प्रथम गृह मंत्री इनमें से कौन थे? हमने आपको पहले वीडियो में ही बताया था कि प्रथम जो अंतरिम सरकार बनी थी उस टाइम के भी बताए थे। तो इसमें पूछा था भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे, तो गृह मंत्री कौन थे? गृह मंत्री थे सरदार पटेल। कौन थे? सरदार पटेल। अब आपको सबके बारे में बताया जाए तो गृह मंत्री तो सरदार पटेल थे, और जो जगजीवन राम दिया गया है इसमें बी विकल्प, जगजीवन राम थे श्रम मंत्री, ठीक है। कौन थे? श्रम मंत्री। और मोरारजी देसाई की अगर बात करें तो मोरारजी देसाई जो थे वो प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। कौन थे? प्रथम गैर, पहले तो कांग्रेस की सरकार रहा करती थी, तो ये जो थे ये मोरारजी देसाई ये गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। क्वेश्चन आ जाता है प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे, और इनका समय आपको बता दें 77 से 79, 77 मतलब 1977, ठीक है। 1977 से 1979 2 वर्ष के लिए ये प्रधानमंत्री हुए थे। कौन? मोरारजी देसाई। गोविंद वल्लभ पंत की बात करेंगे तो ये उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। कैसे? पहले मुख्यमंत्री थे। और भी है, भारत के गृह मंत्री भी थे ये, ठीक है ना। अधिकतर क्वेश्चन आता है उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो गोविंद वल्लभ पंत थे। और भारत के चौथे गृह मंत्री भी ये थे, ये भी कभी कभी आता है, अगर कथन निष्कर्ष वाला आएगा सवाल तो उसमें आ जाएगा। चौथे गृह मंत्री थे, ये भी आप याद रखिएगा। कौन चौथा गृह मंत्री था? गोविंद वल्लभ पंत। तो आपको हमने सभी के बारे में बता दिया है, ठीक है ना, सभी के बारे में बता दिया है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया था? बर्मा जिसे म्यांमार भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसको भारत से कब अलग किया गया था? विकल्प देख लेते हैं। ए कह रहा है भारत सरकार अधिनियम 1935, बी कह रहा है रानी की उद्घोषणा, सी कह रहा है मार्ले मिंटो सुधार 1909 के, यहाँ पर आ जाएगा 1909, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919।
तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो सही जवाब, चलिए हम आपको क्लू देते हैं। एक ऐसा अधिनियम है जिससे कई सारे प्रावधान हमारे संविधान में उद्धृत हैं। ठीक है, एक ऐसा अधिनियम है जिससे कई सारे प्रावधान हमारे संविधान में उद्धृत हैं, तो वो कौन सा अधिनियम होगा? भारत सरकार अधिनियम 1935। ये बहुत ही मुख्य अधिनियम था, भारत सरकार अधिनियम 1935। ये इससे बहुत सारी चीज़ें जो हैं हमारे भारतीय संविधान में ली गई हैं, बहुत सारे उपबंध लिए गए हैं। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हम लोगों से कह रहा है, सारे प्रश्न हम लोगों से कह ही रहे हैं तो 15वां प्रश्न है, डैश डैश के पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है। मौलिक अधिकार की बात आएगी तो भाग 3 याद आएगा। कौन सा? मौलिक अधिकार भाग 3, संविधान का भाग 3 कहाँ से लिया गया? USA से। ठीक है, याद रखिएगा। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, संसद सदस्यों, राष्ट्रपति या इनमें से कोई नहीं। बात किसकी कर रहा है सवाल? हमारा जो प्रश्न है वो बात कर रहा है मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति। तो लागू कौन कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। कौन? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और कौन सा? हाई कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट, कभी कभी सवाल आता है सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार को लागू कर सकता है? तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो अनुच्छेद 32 के तहत, किसके? अनुच्छेद 32 के तहत। और जो आपका ये जो हाई कोर्ट है, जो उच्च न्यायालय है, वो अनुच्छेद 226 के तहत। ठीक है अनुच्छेद 226 के तहत जो ये आपका ये जो मौलिक अधिकार है, इनको लागू करने की शक्ति हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास निम्न अनुच्छेदों में दी गई है। कौन कौन से? अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 हाई कोर्ट। तो ये आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। आंसर आपका ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य किस आयु समूह के बच्चों में शिक्षा को प्रोत्साहित करना है? एसएसए की बात कर रहे हैं तो ये 86वां संविधान संशोधन 2002। ठीक है, 86वां संविधान संशोधन 2002 की बात हो रही है। इसमें क्या है? सर्व शिक्षा अभियान, सभी के लिए शिक्षा, सभी के लिए मतलब 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए, 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की बात की गई है। किसकी? निःशुल्क शिक्षा की बात की गई है। तो ये बाकी के गलत हो जाएंगे, तो आपका विकल्प जो सही हो जाएगा वो ए वाला हो जाएगा, 6 से 14 वर्ष। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि पृथ्वी, एक सेकंड, दिक्कतें रोज लगातार हो ही रही हैं। पृथ्वी डैश डैश पथ पर सूर्य की परिक्रमा करती है। तो ए हो जाएगा क्षैतिज, बी है लंबरूप, सी है गोलाकार, डी है अंडाकार। तो प्रश्न कह क्या रहा है? पृथ्वी किस पथ पर सूर्य की परिक्रमा करती है? तो आपको बता दें, एक वैज्ञानिक हुए हैं केपलर, आपने शायद इंटर की फिजिक्स में पढ़े होंगे। केपलर ग्रहों की गति के नियम इन्होंने बताए हैं। तो जैसे ये सूर्य है तो कोई भी ग्रह होगा वो इसके दीर्घ वृत्ताकार पथ पर होगा। ठीक है, तो पृथ्वी दीर्घ वृत्ताकार पथ पर सूर्य की परिक्रमा करती है। तो दीर्घ वृत्ताकार कहें या अंडाकार कह दें इसको, सही जवाब हो जाएगा हमारा डी वाला। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन सा महाद्वीप सही ढंग से अपने सबसे बड़े देश क्षेत्र में से सही मेल खाता है? तो ए विकल्प है एशिया का इंडिया दिया गया है, अफ्रीका का कांगो का लोकतांत्रिक गणराज्य DRC दिया गया है, सी है उत्तरी अमेरिका, इसका USA दिया गया है, और डी है दक्षिणी अमेरिका, इसका ब्राज़ील दिया गया। तो इसमें से आपको क्या बताना है कि क्षेत्र से सही ढंग से मेल खाता है? आपको बता दें, एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? चीन। कौन सा है? चीन। अफ्रीका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? अल्जीरिया। कौन सा है? अल्जीरिया, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? कनाडा। ठीक है, उत्तरी अमेरिका। भारत कौन से नंबर पे है विश्व में? 7वां, क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां बड़ा देश है भारत। ठीक है, तो उत्तरी अमेरिका का कनाडा हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका नहीं होगा। ठीक है, दक्षिणी अमेरिका का कौन सा हो जाएगा? दक्षिणी अमेरिका का ब्राज़ील। तो ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आप नोट कर लीजिएगा। एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? एशिया का सबसे बड़ा देश है चाइना। अफ्रीका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? अफ्रीका का अल्जीरिया है। उत्तरी अमेरिका का कनाडा हो जाएगा और दक्षिणी अमेरिका का ब्राज़ील। तो हमारा सही जवाब कौन सा हो जाएगा? दक्षिणी अमेरिका। बाकी सारे गलत दिए गए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है कि देशांतरण डैश डैश की आबादी की संख्या, विस्तार और संयोजन को बदल देता है। तो हम लोग विकल्प देख लेते हैं। प्रस्थान के क्षेत्र, प्रस्थान तथा आगमन दोनों के क्षेत्र में, आगमन के क्षेत्र में, या इनमें से कोई नहीं। तो देशांतरण की बात आ रही है, ठीक है, और आबादी पे जो प्रभाव इसका पड़ेगा, तो ये जो प्रभाव पड़ेगा ये प्रस्थान तथा आगमन दोनों क्षेत्रों में, ठीक है, दोनों क्षेत्रों की आबादी की संख्या, विस्तार और संयोजन को बदल देता है। कौन? देशांतरण। देशांतरण किसको बदल देगा? प्रस्थान तथा आगमन दोनों क्षेत्रों में जो उसकी आबादी की संख्या, विस्तार और संयोजन को बदल देगा, ठीक है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बी आंसर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जलसंधि कौन सी है या जल राशि कौन सी है। तो देखिए, देख लेते हैं विकल्प इसके। तो पहला विकल्प है ग्रेट चैनल, दूसरा है 8 डिग्री चैनल, तीसरा है पाक जल डमरू मध्य या पाक जल संधि, डी वाला क्या कह रहा है? 10 डिग्री चैनल। तो अगर हम लोग ग्रेट चैनल की बात करेंगे तो ग्रेट चैनल किसे किसे अलग करता है? ये ग्रेट निकोबार और सुमात्रा को अलग करता है। किसको? ग्रेट निकोबार और सुमात्रा को अलग करता है, ठीक है, ग्रेट निकोबार और सुमात्रा को अलग करता है। अब बात आ रही है 8 डिग्री चैनल की। तो 8 डिग्री चैनल ये कहाँ पर है? ये मालदीव और लक्षद्वीप, ठीक है, लक्षद्वीप के मध्य, ठीक है। ये मालदीव और लक्षद्वीप के मध्य कौन सा? 8 डिग्री चैनल, ठीक है, 8 डिग्री चैनल मालदीव और लक्षद्वीप, बिल्कुल याद कर लीजिएगा आप, ठीक है। तीसरा है पाक जल संधि और चौथा है 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल आपको बता दें, ये चैनल क्या करता है? ये छोटा अंडमान तथा निकोबार को अलग करता है, ठीक है, छोटा अंडमान और निकोबार को अलग करता है। कौन सा? 10 डिग्री चैनल। तो आपको दिखा दें, ग्रेट चैनल किसे किसे अलग करता है? ग्रेट निकोबार और सुमात्रा को। 8 डिग्री चैनल की बात हो रही है तो क्या हो जाएगा? मालदीव और लक्षद्वीप हो जाएगा। 10 डिग्री चैनल की बात हो रही है तो क्या हो जाएगा? छोटा अंडमान और निकोबार। तो हमारा सही जवाब कौन सा हो जाएगा इनमें से? हमारा सही जवाब हो जाएगा सी वाला विकल्प, पाक जल संधि, जो कि भारत और श्रीलंका को अलग करती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा चक्र पृथ्वी पर मौसम के पैटर्न का एक महत्वपूर्ण पहलू है। ठीक है, मौसम के पैटर्न की अगर बात करें, मौसम की बात करें तो देखिए, जो समुद्र से जो एक जलवाष्प के रूप में जल उठता है, ठीक है, वो वायुमंडल में प्रवेश करता है, ठीक है, और फिर क्या करता है? फिर जलवाष्प बनकर संघनित होकर बादल का रूप ले लेता है, और बादल जब बरसते हैं तो फिर वो क्या जल के रूप में ही फिर वहीं पहुंच जाता है। तो ये सब पूरा क्या हो जाता है? एक तरीके का एक जल चक्र हो जाता है ना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जल चक्र हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक तन्य है, मतलब तन्यता किसकी सबसे अधिक है। पहला है चांदी, दूसरा है सोना, तीसरा है एल्युमिनियम और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो सही विकल्प हो जाएगा, सबसे अधिक तन्यता की बात हो रही है यहाँ पर, तो सबसे सही विकल्प हमारा हो जाएगा सोना। बी विकल्प हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और सोने के बारे में आपको बता दें, सोना जो होता है वो ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। क्या कभी कभी आ जाता है, ऊष्मा और विद्युत के सुचालक धातु निम्न में से कौन सी है? तो इसमें कौन सा हो जाएगा? सोना। सोना क्या हो जाएगा? कि ऊष्मा और विद्युत की सुचालक हो जाएगी। अच्छा, 100% शुद्ध सोना, एक बार क्वेश्चन आया है ये, 100% शुद्ध सोना जो होता है उसको बोलते हैं 24 कैरेट सोना, ठीक है। क्या बोलते हैं? 24 कैरेट सोना, ये शुद्ध 100% सोना होता है। तो हमारा सवाल क्या था? निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक तन्य है? तो जवाब क्या हो गया? सोना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि ध्वनि निम्नलिखित में से किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती है। आपको बता दें कि ध्वनि का वेग सर्वाधिक किस में होता है? अगर सर्वाधिक की बात करें तो सर्वाधिक किस में होता है? सर्वाधिक होता है ठोस में। किस में? ठोस में या धातुओं में, ठीक है। तो इसमें कह रहा है गैस, निर्वात, द्रव या धातु। तो इसका बिल्कुल सही जवाब आपको बताएं, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा निर्वात, क्योंकि निर्वात में ध्वनि बिल्कुल भी यात्रा नहीं कर सकती है। और सबसे ज़्यादा अगर सबसे ध्वनि के वेग की अगर बात करेंगे तो सबसे अधिक वेग किस में होगा? धातुओं में, ठोसों में, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। ध्वनि की इकाई कौन सी होती है? ध्वनि का मात्रक क्या होता है? डेसिबल। क्या होता है? ध्वनि का मात्रक क्या होता है? डेसिबल, ठीक
ठीक है, इसको dB से भी लिखा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है समान प्रावस्था में कंपायमान माध्यम के किन्हीं दो सबसे निकटतम कणों के बीच की दूरी होती है। तो एक जैसे एक तरंग है, ठीक है, एक ये क्या हो गई, एक ये हमारी तरंग हो गई, ठीक है। तो इसमें क्या है, जब जो कण कंपन कर रहे हैं, ठीक है, जो कण कंपन कर रहे हैं तो होता क्या है, इनके बीच की दूरी जो होती है इसको लैम्डा से निरूपित करते हैं। तो लैम्डा से किसे निरूपित करते हैं हम लोग, दो कणों के बीच की दूरी को लैम्डा से निरूपित करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, तरंग दैर्ध्य कहते हैं, ठीक है। इस तरंग दैर्ध्य को ही लैम्डा से निरूपित करते हैं। तरंग दैर्ध्य की बात आई है तो आपको बता दें कि तरंगों के दो प्रकार होते हैं। कितने, तरंगों के दो प्रकार होते हैं, एक होती है अनुप्रस्थ और दूसरी होती है अनुदैर्ध्य, ठीक है। दूसरी कौन सी होती है, अनुदैर्ध्य। अब अगर इसकी मतलब अनुदैर्ध्य की अगर बात करेंगे, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो मतलब ध्वनि की चाल होती है उसमें जो उसमें कण होते हैं आपके, वो जब उसके लंबवत होते हैं, लंबवत नहीं कहेंगे। अनुप्रस्थ तरंगों में क्या होता है, अनुप्रस्थ तरंगों में आपको बता देते हैं अनुप्रस्थ तरंगों में, तो अनुप्रस्थ तरंगों में बात कर रहे हैं, अनुप्रस्थ तरंगों की, एक सेकंड, ये दिक्कत बहुत पीछा नहीं छोड़ रही है। बात कर रहे हैं अनुप्रस्थ तरंगों की, ठीक है। तो अनुप्रस्थ तरंगों में क्या होता है, दो सुरंग, ठीक है, ये ऐसे ये तरंग होती है, तो दो सुरंग और दो गर्त के बीच की दूरी, ठीक है। और अनुदैर्ध्य तरंगों में क्या होता है, दो संपीडन और विरलन, ठीक है, इसके बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। बिल्कुल जो इंटरमीडिएट की किताब होगी फिजिक्स की, उसमें आपको विस्तृत लिखा हुआ मिल जाएगा, कहीं भी बहुत जगह पे लिखा हुआ मिल जाएगा। तो ये जानकारी जरूरी है। तरंगों के दो प्रकार होते हैं, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य। बात हो रही थी तरंग दैर्ध्य की, तो हमने आपको बता दिया है कि अनुप्रस्थ तरंगों में क्या होता है, तरंग दैर्ध्य कैसे पता करते हैं, दो सुरंग और दो गर्तों के बीच की दूरी को। और अनुदैर्ध्य में क्या होता है, संपीडन और दो विरलन के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। ए विकल्प हमारा बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा प्रश्न नंबर 24 का, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, दो व्यक्तियों के वार्तालाप में आवाज़ का डेसिबल स्तर कितना होना चाहिए। ये दो व्यक्तियों के वार्तालाप में आवाज़ का डेसिबल स्तर क्या होगा, आवाज़ का डेसिबल स्तर। तो पहला है लगभग 10 डेसिबल, 20, लगभग 15 डेसिबल, लगभग 30 डेसिबल और लगभग 40 डेसिबल। तो जब एक हम लोग आदर्श आवाज़ की अगर बात करेंगे, तो एक आदर्श आवाज़ की जब बात करेंगे, जिसे शोर नहीं कहेंगे, ठीक है, दो लोग जब आपस में बात करेंगे तो वो लगभग रहेगी 30 डेसिबल की, ठीक है। उस ध्वनि की जो वो ध्वनि रहेगी, उस ध्वनि की तीव्रता कितनी रहेगी, 30 डेसिबल की। तो 30 डेसिबल की जो ध्वनि होगी वो सामान्यतः दो लोगों जब बात करेंगे, आपस में वार्तालाप करेंगे, तो वो 30 डेसिबल की ध्वनि होगी। और इससे ऊपर जब जाएंगे तब वो शोर की स्थिति हो जाएगी। तो ये रहे आज के हमारे 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। इसमें थोड़ी सी दिक्कत होती है तो उसको आप थोड़ा सा बर्दाश्त कर लीजिएगा, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं आपसे, थोड़ी सी दिक्कतें बीच में हो जाती हैं। अब देखते हैं इसमें, ठीक है। आज ये 25 प्रश्न, अति महत्वपूर्ण 25 प्रश्न जो है हमने आज करवा दिए हैं। धन्यवाद, जय श्री राम। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और चैनल अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और दोस्तों तक पहुंचाइएगा। देखिए, जानकारी ऐसी होती है, जब कोई भी छात्र तैयारी कर रहा होता है, जब भी हमारा कोई दोस्त तैयारी कर रहा होगा, तो तैयारी करने में क्या होता है, जब हम लोग प्रिपरेशन करते हैं तब उसमें जानकारी कहीं से भी मिले वो जानकारी इंपॉर्टेंट ही होती है, ठीक है। जानकारी अगर शिक्षण सामग्री कहीं से उपलब्ध हो रही है तो उसका आप उपयोग करिए। इसमें कोई शुल्क तो पड़ नहीं रहा है ना, शुल्क तो कोई पड़ नहीं रहा है। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करिए। हमारे जितने भी प्रश्न हम यहाँ से करवा रहे हैं इस सीरीज़ में, अच्छे तरीके से इनको देखिए और इनको समझिए, इनको नोट डाउन कर लीजिए। और ठीक है, फिर ये 25 प्रश्न आज के हो चुके हैं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय श्री राम, नमस्कार।